दोस्तों नमस्कार। आज मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह पुनः नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो है और उसका विषय यह है कि सेटिंग की सूली पर भारत का जनतंत्र आज के परिप्रेक्ष्य में देखने में आ रहा है। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कहीं भी देखने में आ रहा है कि आम जनता भी समझ जाती है कि अमुक घटना घटी है, चाहे अमुक चीज़ हुआ है तो इसमें सेटिंग हुआ होगा। जैसा कि एक बहुत ही व्यापक हमारा संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो उन्होंने हर चीज़ पर ध्यान दिया, छोटी सी छोटी बातों को लिखा कि बरसों के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो ऐसा संविधान बनाएं कि उसके मुताबिक चलते हुए हमारा भारत पुनः जब कभी विश्व गुरु हुआ करता था उस तरह का दर्जा प्राप्त कर ले या एक महान जनतंत्र साबित हो। और ये भी हकीकत है कि लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है और दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश भी है। यहाँ हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था समय, और इसमें 395 धाराएँ, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल हैं। लेकिन अनुसूचियों की संख्या संशोधन होते होते बढ़ी है, 12 तक पहुँची है, ये हमारी जानकारी है। चौथे खंभे के या चौथे स्तंभ के रूप में लोगों ने माना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद चौथे खंभे के रूप में माना लोगों ने मीडिया को, प्रेस को। तो मीडिया और प्रेस जैसा ऐसा विश्लेषण नहीं है। संविधान में यह मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के तहत प्रेस, मीडिया ये सब चलते हैं। और माना जाता है कि ये सरकार के तीनों भागों में जो भी कोई काम होता है, यदि कोई इधर उधर काम हुआ या कमी बेसी हुई तो उस पर ये सवाल उठाते हैं। और सरकार का फर्ज होता है कि उन बातों पर गौर करना और सुधार की स्थितियां बनती हों तो उसमें सुधार लाना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक आदर्श व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो हम संविधान दे रहे हैं भारत की जनता को, उसमें आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले समय में विभिन्न विभागों में कुछ आपत्तिजनक बातें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी के भी समझ में बात आती है कि अमुक काम हुआ है तो ज़रूर ऐसे ऐसे सेटिंग हुआ होगा। आज प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, पहले भी ये बातें होती रही हैं। जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं, उन्हें स्वतंत्रता है कि अपनी बातों को व्यक्त करें, प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, भाषण देकर, जैसे भी हो। लेकिन देखने में आता है कि कुछ पत्रकार विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता जैसे काम कर रहे हैं, तो कुछ पत्रकार सत्तारूढ़ पार्टियों के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या मतलब? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये क्या मतलब? तो लेकिन कुछ पत्रकारों को, जिन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं, वे किसी पार्टी या किसी संगठन के चक्कर में नहीं पड़ते हुए वो स्पष्ट रूप से भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भी पत्रकार हैं। लेकिन सेटिंग का जहाँ तक सवाल उठता है तो बहुत सारे पत्रकार इस श्रेणी में आते हैं। मैं किसी को बरी नहीं कर रहा हूँ कि खाली सत्तारूढ़ पार्टी में हैं। हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी के पास ज़्यादा उसके समर्थक पत्रकार हों और विपक्षी पार्टियों के पास कम हों, लेकिन ये हो रहा है। बहुत बार देखा जाता था पहले भी, और आज कुछ ज़्यादा ही संख्या में देखा जा रहा है कि कहीं कोई सरकार कुछ सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में है, सरकार बना भी लेती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद देखा जाता है कि उसके कुछ विधायक हट जाते हैं, छोड़ देते हैं, साथ उसका अल्पमत में सरकार आ जाती है। और कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि जो पार्टी हार चुकी थी वही सरकार बना लेती है। तो इससे साफ जाहिर है कि उन जो विधायक जिस पार्टी में थे, आखिर कुछ ही दिनों के अंदर क्या ऐसी दिक्कत हो गई, उन बातों को कोई जनता या कोई लोग बिल्कुल उसकी गहराई में जाते हुए साबित नहीं कर सकते हैं।
इसलिए कोई उस तरह से चैलेंजिंग बात नहीं आती है, चुनौती वाली बात नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस तरह का देखना है। हर लाइन में बहुत तरह के बड़े बड़े मामले लगता है कि अब न्यायपालिका द्वारा ये बरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारी तिकड़मबाजियों के बाद न्यायपालिका से बरी हो जाता है। कार्यपालिका में बहुत ऐसे ये हैं नेता, ये जो विधायिका में, कि आम जनता के बीच बहुत से गलत सलत काम किए हुए पाए जाते हैं। कुछ दिनों तक निष्कासित होते हैं और इसके बाद फिर उसी पार्टी में आ जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही हैं, जो कि हमारे जनतंत्र के लिए घातक है। और साफ महसूस होता है कि जैसे लोगों ने बिना समझे बूझे या बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, जैसे लगता है कि सेटिंग की सूली पर इन लोगों ने टांग दिया है जनतंत्र को। तो इस स्थिति में मेरा यही कहना है कि जनता सबसे बड़ी है। नेता भी ये बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि जनता सबसे बड़ी है, जनता की ताकत सबसे बड़ी चीज़ है। तो जनता को ही अब जागना होगा कि इस तरह की जहाँ कहीं भी सेटिंग का महसूस हो तो ऐसे नेताओं का साथ नहीं दे। मैं किसी सत्ता या किसी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं और न किसी पार्टी का मैं समर्थक हूँ, लेकिन कहना है कि जनता को ही अब जागना होगा कि उस तरह के नेताओं को तरजीह न दें, वरना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या किसी न किसी आधार पर गलत सलत नेताओं को भी आप साथ देते हैं, जिसका नतीजा है कि उस तरह के व्यक्ति सेटिंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा अपनी जगह बनाने के लिए। और यह हर जाति, धर्म और संप्रदाय में देखने को आ रहा है। कोई किसी से कम नहीं इस मामले में, जिसका जितना जुगाड़ लग पाता है उतना कर ही देता है। लेकिन तकलीफ तो पूरे देश को उठाना पड़ता है, तकलीफ तो राज्यों को उठाना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा यही कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही संतुलित संविधान दिया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूज्य समझ करके, श्रद्धा की योग्य समझ करके हमेशा ध्यान देना होगा कि वह महान शख्स किस तरह से संविधान बनाया कि हमारे पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। इसलिए हर एक चीज़ को लिपिबद्ध किया। उसी का तो नतीजा है कि हमारे लिखित संविधानों में सबसे बड़ा विश्व का संविधान है और हर तरह के, हर तबके के लिए कुछ न कुछ जगह सुरक्षित की कि छोटा से छोटा तबका भी, अल्पसंख्यक भी वो इस जनतंत्र को महसूस कर सकें, इस विशाल देश की ताकत को महसूस कर सकें और इसकी ताकत को बढ़ाने में सहयोगी साबित हों। लेकिन जब सेटिंग पर काम होगा तो लोग आपस में उलझे रह जाएंगे और संविधान की धाराओं का उपयोग वैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इन सब छोटी छोटी बातों को छोड़कर, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, विधायिका के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हों, और चौथा खंभा जैसे मानते हैं कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, तो उन लोगों को भी अपने अपने विभागों को, अपने अपने कामों को यथावत करना होगा और माइंड में या आत्मा में बैठा लेना होगा कि हम देशभक्ति करने जा रहे हैं या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कथन के मुताबिक चल रहे हैं। तो इस तरह से यदि चलेंगे लोग तो भारत का जनतंत्र बहुत ही सुदृढ़ बनेगा। वरना महसूस होता है कि हमारा संविधान सेटिंग की सूली पर चढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि सूली पर चढ़ जाना क्या होता है। और इसीलिए देश के विभिन्न इलाकों में, प्रांतों में, माने केंद्र की इकाइयों में, विभिन्न जगहों में, विभिन्न धार्मिक समुदायों में, एक समुदाय दूसरे समुदाय से राज्य की राजधानियों में, देश की राजधानी में लड़ते झगड़ते रहता है सबके सामने और लोग देखते रह जाते हैं। तो ये संकीर्णता इसलिए फैली है कि संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। संविधान के धाराओं के मुताबिक चलने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और उसी प्रतिबद्धता को मैं दिखलाने के लिए कह रहा हूँ कि इन सभी विभागों में कहीं न कहीं सेटिंग होती है, राजनीति में, प्रशासन में, हर जगह। तभी तो पत्रकार संतुलित बात न बता करके किसी पार्टी प्रवक्ता के रूप में नजर आते हैं, जो कि नहीं नजर आना चाहिए था। किसी लोभ में, किसी पद के लालच में, किसी न किसी रूप में उसे सेटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो यही मेरा आज के एपिसोड में ही कहना था कि जनता को इन बातों से ऊपर उठकर देशभक्ति का जिस दिन धर्म अपना लेंगे तो सेटिंग वाला मामला हल्का होता जाएगा और उसके चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। वरना जो भी नेता हैं, समर्थमान लोग हैं,
सेटिंग करते हुए अपना काम करा लेते हैं, अपने मुताबिक देश को चलाते हैं, समाज को चलाते हैं या राज्यों को चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज के विषय को चुना कि सेटिंग की सूली पर भारत का जनतंत्र। तो ये इस तरह की बात यदि दिखलाई पड़ती है तो राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए शर्मनाक बात है। फिर विश्व में हम अपने दर्जे को महान कैसे कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मुझको यही कहना था। और मेरी बातें यदि पसंद आती हो तो आप लाइक करेंगे और ये सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।